डेवी साहब आपसे मुलाकात करनी थी। सेठ साहब मैं कराची में ही हूँ, जिस वक्त हुक्म करो हाजिर हो जाऊंगा। सेठ बोला तो आ जाएं, एक जरूरी बात करनी है। डेवी बोला ओके मैं घंटे में पहुंच जाऊंगा। फाजिल खान ने थैंक यू कहकर फोन बंद कर दिया। उसी वक्त इंटरकॉम की घंटी बजी। वो फोन उठाकर बोला यस सेठ साहब, छोटी बीबी आपके पास आ रही हैं। ठीक है कहकर उसने रिसीवर रख दिया। उसी वक्त हिना दरवाजा खटखटा कर सलाम कहते हुए अंदर दाखिल हुई। फाजिल खान उसके इस्तकबाल के लिए उठ गया। पापा की जान कैसे आना हुआ, मगर हिना खामोश रही। वो फिक्रमंदी से मुस्तफसिर हुआ, क्या हुआ गुड़िया, खैर तो है? वो बोली पापा आपने ऐसा क्यों किया? वो उसे साथ लिए सोफे पर बैठ गया। क्या किया तेरे पापा ने? वो बोली भैया कह रहे हैं कि आप मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। वो बेख्तियार खड़ा हो गया। क्या, किस वक्त, कहाँ है वो? हिना बोली अभी थोड़ी देर पहले वो यही बताने आया था। सेठ बोला ऐसी कोई बात नहीं गुड़िया, तुम जाओ मैं उससे बात कर लेता हूँ। वो रोते हुए बोली कहाँ जाएंगे आप? खुफिया पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसके मुंह से निकला ओ नो। वो जल्दी से मोबाइल निकाल कर डेवी का नंबर डायल करने लगा। उसकी आवाज आई जी सेठ साहब। सेठ फाजिल बोला प्रोग्राम मौखर समझो, क्योंकि फिलहाल मैं नहीं आ सकूंगा। डेवी ने कहा खैर तो है? सेठ फाजिल बोला मुझे शक है कि मेरी निगरानी हो रही है। डेवी बोला ओके बाद में बात करते हैं, और उसने घबरा कर कॉल बंद कर दी। हिना बोली पापा अब क्या होगा? सेठ फाजिल बोला कुछ भी नहीं गुड़िया, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा पापा कोई आम आदमी नहीं है कि पुलिस या कोई स्पेशल एजेंसी मनमानी कर सके। वो बोली पापा भैया की बात सच है। वो जल्दी से बोला नहीं बेटा ऐसी कोई नहीं, मगर उसके चेहरे के तासुरात अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। हिना बोली मैं अब बच्ची नहीं रही पापा, आपके चेहरे के तासुरात कोई और कहानी सुना रहे हैं। आपने थोड़े से मुनाफे के लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर ली। मैंने और मम्मा ने तो कभी कोई नाजायज फरमाइश नहीं की। हमें तो सिर्फ आपकी जात से गरज थी। अगर आप हमें किसी झोंपड़ी में रखते, रूखी सूखी खाने को देते, तब भी हमें एतराज ना होता। अब हमारा क्या बनेगा? क्या ये सारी दौलत आपकी कमी पूरी कर सकेगी? सेठ फाजिल ने उसे साथ लिपटा कर तसल्ली देने की कोशिश की। तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, मैं अभी एक दोस्त को फोन करता हूँ, देखता हूँ ये खुफिया पुलिस कैसे मुझ पर हाथ डालती है। उसने मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने चाहे, मगर उसके रिंग करने से पहले इरफान अंदर दाखिल हुआ। सेठ साहब आपको फोन करने की इजाजत नहीं है। वो बिफरते हुए बोला कौन रोकेगा हमें? इरफान जेब से पिस्टल निकालते हुए इत्मीनान से बोला मैं रोकने के लिए ही अंदर दाखिल हुआ हूँ, और आपके पास अपनी बेटी से बातचीत करने के लिए 5 मिनट हैं, उसके बाद आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। सेठ फाजिल बोला तुम हमसे वाकिफ नहीं हो। इरफान उसकी धमकी नजरअंदाज करते हुए बोला सेठ साहब 4 मिनट बाकी हैं, और फाजिल खान बेबसी से होंठ काटने लगा। हिना की खूबसूरत आंखें छलक पड़ी। पापा आप इन्हें रोक नहीं सकते। वो बोला गुड़िया कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा पापा अभी जिंदा है। वो पापा कहते हुए बेसाख्ता उससे लिपट गई। फाजिल खान की आंखों में भी आंसू आ गए। दरवाजा खोलकर इमरान अंदर दाखिल हुआ। वो इरफान से मुखातिब हुआ, इसे ले जाने का हुक्म मिला है। इरफान ने पूछा हथकड़ी लगानी है? इमरान ने कता कलामी की नहीं, बगैर हथकड़ी के। इरफान ने कहा चलो फिर तलाशी ले लो, और इमरान के कदम सोफे पर बैठे फाजिल खान की तरफ बढ़ गए। फाजिल खान तसल्ली के अंदाज में हिना के सर पर हाथ फेरता हुआ खड़ा हो गया। इमरान ने माहिराना अंदाज में उसकी तलाशी ली। उसका मोबाइल, पिस्टल और दूसरा सामान अपनी जेबों में मुंतकिल करके उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। फाजिल खान ने खामोशी से कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। हिना नम आंखों से उन्हें जाते देखती रही। उनके कमरे से निकलते ही आतिफ अंदर दाखिल हुआ। छोटी चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। वो बोली भैया ये भी मेरा घर ही है। आतिफ ने कहा हाँ पर तुम यहाँ अकेली हो। वो बोली अकेला करने वाला अपना भाई ही है। आतिफ ने कहा शट अप छोटी। वो बोली मेरा सगा भाई कभी ऐसा न करता। आतिफ ने कहा अगर मैं होता तो यूं ही करता। बोली कहने की हद तक आसान है। उसके लहजे में तलखी घुली हुई थी। आतिफ ने कहा किस लहजे में बात कर रहे हो? वो बोली भैया सॉरी लेकिन मुझे तन्हा छोड़ दो। आतिफ शिश्तर रह गया। छोटी? वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। भैया प्लीज। आतिफ ने कहा तुम्हें पता है कि ये मेरी मजबूरी है, फिर भी? वो बोली हाँ फिर भी। वो मेरे पापा हैं, वो बेकसूर हैं, उनके साथ आपके आदमी ने बदतमीजाना लहजे में बात की है। आतिफ बोला गलत। वो बोली गलत इसलिए कि ये आप कह रहे हैं। आतिफ बोला छोटी मैं एक झांपड़ दूंगा। वो बोली सही कहते हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। आतिफ ने कहा ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ना पुलिस वाला। हिना बोली मुझे अकेला छोड़ दें। वो बोला चलो उठो तुम्हें घर छोड़ाऊं। वो बोली मैं बच्ची नहीं हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तन्हाई की जरूरत है। आतिफ ने एक लम्हे के लिए उसे घूरा और फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। आतिफ के बाहर जाते ही उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसे आतिफ से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो चंद लम्हे सर पकड़े बैठी रही और फिर खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई मुझे सॉरी करना चाहिए वरना वो कभी वापस नहीं आएगा।
उसने मोबाइल निकाल कर आतिफ का नंबर डायल किया, मगर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो दोबारा नंबर डायल कर रही थी कि आतिफ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो खड़े होते हुए बोली, भैया वो मैं जज्बाती, आई एम सॉरी। आतिफ ने कहा, तो घर चल रही हो? वो आहिस्ता से बोली, चलें भैया। वैसे आप तो खफा होकर कमरे से निकले थे? वो बोला, हाँ। हिना ने पूछा, पर गए नहीं? बोला, क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे तन्हा छोड़ दो, और मैं जानता हूँ मुझे तन्हा छोड़ दो का मतलब क्या है। वो बोली, बात उलझा रहे हैं। आतिफ ने कहा, नहीं छोटी, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने जाहिर के बरक्स मानी देते हैं। जब एक आदमी कहता है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हकीकत में उसकी जिंदगी तहोबाला हो चुकी होती है। जिंदगी की असल सच्चाई को ये कहकर टाला जाता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। जब कहा जाता है कि ये कौन सी नई बात है, तो कहने वाले के नजदीक ये हैरान कुन और नई बात ही होती है। और जब आदमी को किसी की सख्त जरूरत होती है तो वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। भैया कहते हुए हिना सिसक पड़ी और आतिफ उसका सर हिलाते हुए उसे साथ लिए आगे बढ़ गया। फाजिल खान की कोठी तक पहुंचने से पहले डेवी को फाजिल की कॉल आ गई थी। खतरे का इशारा मिलते ही उसने सबसे पहले जेम्स का नंबर मिलाया था। जेम्स उसका नंबर 2 था। कॉल वसूल करते हुए वो मुस्तफसिर हुआ, यस सर। डेवी बोला, जेम्स फौरी तौर पर मुतबादिल कनेक्शन ऑन कर दो, लेकिन इससे पहले तमाम आदमियों को कॉल करके कनेक्शन और सेल फोन तब्दील करने का बता दो, और सारे हेडक्वार्टर पहुंच जाओ, शायद हमें कुछ अहम फैसले करने पड़े। और फिर जेम्स की ओके सर सुनते ही उसने कॉल मुनक़ता कर दी। कार का रुख खुफिया अड्डे की तरफ मोड़ते हुए वो फाजिल खान के बारे में सोच रहा था। उसे फाजिल खान की जगह किसी दूसरे बंदे की जरूरत सख्ती से महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो मतलूबा जगह पहुंच गया था। कार पोर्च में रोकते ही वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा, जल्द ही जेम्स वहां आन पहुंचा। उसके बाद फर्दन 3 सफेद फार्म और भी वहां पहुंच गए कि माँ डेवी उनकी तादाद 5 हो गई। आखिरी आदमी के पहुंचते ही डेवी ने खनकार कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। आप सब लोग इस तरह इमरजेंसी की कॉल पर हैरान होंगे, लेकिन बात चूंकि सलामती की है इसलिए आप लोगों को जहमत दी गई है। हमारे सबसे अहम आदमी फाजिल खान की निगरानी हो रही है। इसका साफ मतलब यही है कि वो नजरों में आ गया है और सीआई उसके जरिए हम तक पहुंचने की फिक्र में है। जेम्स मुस्तफसिर हुआ, सर क्या ये कंफर्म है कि निगरानी सीआई ही कर रही है? डेवी ने कहा, उसके अलावा कौन हो सकते हैं? वो बोला, पुलिस या उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है। डेवी ने कहा लगाया, पाकिस्तानी पुलिस और निगरानी? अलबत्ता दुश्मन की बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, मगर इस्माइल के अलावा उसका कोई खास दुश्मन नहीं है और इस्माइल को वो अच्छी तरह पहचानता है। इसके अलावा इस्माइल की निगरानी से खौफ खाने की कोई वजह भी नजर नहीं आ रही। उनमें से मैंडी ने पूछा, उसने ये नहीं बताया कि उसकी निगरानी करने वाले कौन हैं? डेवी ने जवाबन कहा, नहीं। कॉल्स ने मशवरा दिया, अगर अभी फोन करके उससे पूछ लिया जाए? जेम्स ने इनकार में सर हिलाया, नहीं। अगर निगरानी सीआई वाले कर रहे हैं तो वो लोग लाजिमन फोन कॉल भी ट्रेस कर रहे होंगे। खामोश बैठे रोड्स ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, सर जरूरी तो नहीं कि हम यहीं पे उसे कॉल करें। पुराना कनेक्शन मेरे पास मौजूद है, यहाँ से थोड़ी दूर जाकर बात की जा सकती है। अगर सीआई वाले कॉलें ट्रेस कर भी रहे होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंडी ने रोड्स के मशवरे की मुखालफत की, हाँ, ताकि अगर उन्हें फाजिल खान पर शक है तो वो यकीन में बदल जाए। रोड्स ने मुंह बनाया, अजीब बात है, हम कोई वाज़े अल्फाज में पूछेंगे क्या? जेम्स ने मैंडी की तरफदारी की और कहा, अगर सीआई वाले निगरानी कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी गुफ्तगू से असल बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। रोड्स अपनी बात पर अड़ा रहा, बोला, अब क्या पता फाजिल खान को क्या प्रॉब्लम है। सूरत हाल जाने बगैर हम कोई लाहेअमल कैसे तय कर सकते हैं? डेवी ने कहा, रोड्स की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेम्स ने पूछा, तो फिर? मगर तमाम के चेहरों पर नजर आने वाले तासुरात जाहिर कर रहे थे कि ये सवाल सबके जहनों में मचल रहा है। डेवी ने मुस्कुराकर कहा, फिर ये कि आप लोग एक अहम बात नजरअंदाज कर रहे हैं। वो बैक जबान मुस्तफसिर हुए, कौन सी? डेवी बोला, फाजिल खान ने मुझे थोड़ी देर पहले फोन पर बताया है कि उसकी निगरानी हो रही है। अगर तो वो फोन कॉल ट्रेस कर रहे हैं तो फाजिल खान की ये बात उन तक पहुंच गई होगी। इस लिहाज से मशकूक तो वो हो गया। अब एहतियात कैसी? अलबत्ता हमें खुद एहतियात बरतनी चाहिए और इसकी इब्तिदा में कनेक्शन और सेल फोन बदली करवा के मैं कर चुका हूँ। जेम्स बोला, गोया हम में से किसी को बाहर जाकर उससे बात करनी चाहिए। डेवी ने कहा, हाँ, मगर पुराने कनेक्शन से बात करनी पड़ेगी।
पड़ेगी। जेम्स ने उठते हुए कहा, ठीक है आप लोग गपशप करो, मैं जानकारी लेकर आता हूँ। डेवी उठते हुए बोला, नहीं मुझे खुद जाना पड़ेगा, तुम उर्दू नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में गुफ्तगू बात को ज्यादा मशकूक कर देगी। तमाम ने असबात में सर हिला दिया। डेवी की वापसी तक उनकी गुफ्तगू इसी मौजू पर जारी थी। डेवी ने 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए थे। गो डेवी के चेहरे पर छाई गंभीरता से हालात की संगीनी वाज़ेह हो रही थी, मगर इसके बावजूद जेम्स फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर था। क्या रहा? डेवी बोला, मेरा ख्याल है वो गिरफ्तार हो गया है। जेम्स ने कहा, सर अगर वजाहत हो जाए। डेवी बोला, उसका फोन किसी और ने अटेंड किया है। जेम्स बोला, फोन अटेंड करने वाला उसका मुलाजिम भी तो हो सकता है, शायद वो बाथरूम या। डेवी कॉलर की बात कता करते हुए बोला, नहीं, उसने मुझे कुरेदने की कोशिश की है और फाजिल खान का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं कर सकता। रोड्स ने मशवरा दिया, उसके घर के नंबर पर बात करनी थी। डेवी बोला, की थी, फोन किसी मुलाजिम ने अटेंड किया और उसे फाजिल खान के बारे में कुछ मालूम नहीं था या वो बताना नहीं चाह रहा था। मैंडी ने ख्याल जाहिर किया शायद वो कहीं रूपोश हो गया हो। डेवी ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, ऐसी सूरत में उसका मोबाइल ऑफ होना चाहिए था। कॉलर बोला, यानी उसकी गिरफ्तारी कंफर्म है। डेवी ने इस बात में सर हिलाया, हाँ। कॉलर ने पूछा, अब लाहे अमल क्या होगा? बाकी सब भी सवालिया नजरों से डेवी को घूरने लगे। डेवी गोया हुआ, फाजिल खान के पास हमारे काफी राज हैं और अगर उसने जबान खोल दी तो बहुत बुरा होगा और ये भी नामुमकिन है कि वो सीआई के सामने जबान बंद रख सके। कार्ल्स ने कहा, उसे कैसे रोका जा सकता है? डेवी बोला, यही सोचने के लिए तो आपको इकट्ठा किया है। मैंडी ने झट से कहा, इसे कत्ल करवा देते हैं। डेवी ने तंजिया लहजे में कहा, गुड, मगर मिलेगा कहाँ? मैंडी ने हिम्मत नहीं हारी, बोला, सर ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं। डेवी ने कहा, हाँ, लेकिन उम्मीद यही है कि इसे ढूंढने से पहले सीआई तुम्हें तलाश कर चुकी होगी। वो बोला, इसे धमकाया जा सकता है। डेवी बोला, राब्ता कैसे होगा? मोबाइल उसके पास है नहीं। जेम्स ने कहा, सर सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि हम उसे कौन सी धमकी देकर जबान बंद रखने पर मजबूर कर सकते हैं। कार्ल्स सरसराते हुए बोला, दर्दनाक मौत। डेवी ने उसे झिड़का, गधा है तू, क्या खामोश रहकर सीआई के हाथों बच पाएगा? कार्ल्स ढीठ पने से बोला, इसके अलावा क्या हो सकता है? डेवी ने इंकशाफ किया, अपनी बेटी उसे जान से ज्यादा अजीज है। रोड्स बोला, गोया बेटी की धमकी से वो जबान बंद रखने पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन राब्ते का सवाल हनूज तवज्जो तलब है। जेम्स इत्मीनान भरे लहजे में बोला, ये बात उसके कानों में उंडेलना बहुत आसान है। रोड्स ने पूछा, कुछ पता भी चले? उसके लहजे में इश्तियाक की झलक थी। बाकी भी जेम्स की तरफ मुतवज्जे हो गए। जेम्स ने कहा, मोबाइल के जरिए उससे बात की जा सकती है। रोड्स चिड़चिड़ा होने लगा, मगर कैसे जब मोबाइल उसके पास नहीं है? जेम्स बोला, डेवी साहब उसके नंबर पर कॉल करेंगे। वो सस्पेंस पैदा करने के अंदाज में एक लम्हे के लिए रुका और फिर गोया हुआ। कॉल रिसीव करने वाला सीआई का नुमाइंदा होगा। डेवी उससे कहेगा कि फिलफौर फाजिल से बात करवाओ क्योंकि निहायत अहम मसला दरपेश है। लाजमी बात है उन्हें भी ये बात मालूम करने का तजस्सुस होगा और ये जानने के लिए वो फाजिल को बात करने की इजाजत दे देंगे। गो वो भी ये सुन रहे होंगे, मगर हमारा मकसद तो फाजिल खान के कानों तक ये बात पहुंचाना है ना। डेवी बोला, कबाहत ये है कि इस तरह सीआई को फाजिल खान का जुर्म साबित हो जाएगा। जेम्स बोला, हाँ, लेकिन इस तरह हमें इतनी मोहलत मिल जाएगी कि उसे कत्ल करके इस खतरे से खल्लासी पा सकें। बाकी फाजिल खान हमारी पहुंच से वाकिफ हैं, उसके लिए हमारी धमकी को नजरअंदाज करना आसान काम नहीं होगा। डेवी तहसीन आमेज लहजे में बोला, गुड। मैंडी शैतानी लहजे में मुस्तफसिर हुआ, उसकी बेटी काफी खूबसूरत है, क्या उसके हुस्न को खिराज तहसीन पेश करने का मौका मिलेगा? जेम्स ने कहकहा लगाया, तेरा नदीदापन खत्म नहीं होगा। डेवी हतमी लहजे में बोला, मुझे एतराज नहीं, लेकिन फाजिल खान की मौत के बाद। मैंडी चहका, मंजूर है। कार्ल्स ने दांत निकोसे, हम भी उम्मीदवार हैं जनाब। डेवी ने उन्हें छिड़का, सब अपना हिस्सा वसूल कर लेना कमबख्तो, पहले काम की बात करो। वो दोनों नदामत से बोले, सॉरी सर। डेवी मुस्तफसिर हुआ, तो उसे कौन अगवा करने जा रहा है? मैंडी और कार्ल्स बैक जबान बोले, मैं। डेवी बोला, रोड्स ये काम तुम करोगे। अगले चंद घंटों में मुझे कामयाबी का मुजदा सुनाओ और खबरदार मेरी इजाजत के बगैर किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की। मैंडी ने गलाजत उगली, गोया डेवी साहब आप भी। डेवी बोला, शट अप, काम के टाइम सिर्फ काम, नो जोक, नो ऐश, नो बकवास। तमाम बैक आवाज बोले, यस सर। डेवी बोला, ओके। मैंडी और कार्ल्स तुम दोनों अभी से फाजिल खान की तलाश शुरू कर दो, जेम्स तुम्हें लीड करेगा, मुझे हालात से अपडेट रखना। और कुछ? एक दफा फिर तमाम की आवाज गूंजी, नो सर, और डेवी सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ।
فاضل خان کی گرفتاری ہمارے لیے اچھی خبر نہ ہونے کے باوجود ہمیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ اسماعیل شاہ جیسا باصلاحیت ایجنٹ ہمیں واپس مل جائے گا۔ میجر روہت نے فاضل خان کی گرفتاری کے متعلق تفصیلی رپورٹ سنتے ہی رائے دی۔ رندھیر نے پوچھا، سر اس بارے میں بلیک لیکوڈ کو مطلع کرنا ہے۔ اس نے پوچھا، کس بارے میں؟ فاضل خان کی گرفتاری کے بارے میں۔ رندھیر کا اسبات میں ہلتا ہوا سر دیکھ کر وہ پھر بولا، نو، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ ابھی تک اس کی گرفتاری سے لا علم ہو۔ رندھیر بولا، اب ہمیں اسماعیل کو ڈھونڈنا ہوگا، ہے نا؟ روہت نے کہا، نہیں، وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ اب ہمیں عاطف کو اغوا کرنا ہے کیونکہ اسی کو معلوم ہے کہ پاربتی کہاں ہے۔ واپس جانے سے پہلے یہ کام نپٹانا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ امریش نے CI کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ رندھیر نے اندیشہ ظاہر کیا، سر کہیں یہ عاطف کی چال نہ ہو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ عاطف اپنے تعاقب سے اتنا بے خبر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کا تعاقب کرتا CI کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ روہت بولا، ممکن ہے، لیکن ہم نے کون سا ان کے ہیڈ کوارٹر پر حلہ بولنا ہے؟ رندھیر نے حیرانی سے کہا، تو پھر سر ایسے کیسے عاطف؟ میجر روہت نے اس کا فقرہ مکمل کیا، کیسے عاطف آتا جائے گا؟ وہ بولا، جی سر۔ روہت نے کہا، اپنے آدمیوں کو بتا دو کہ دور دور سے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی رکھیں، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے ہمیں مطلع کر دیں، مل کر اسے گھیر لیں گے۔ رندھیر بولا، سر اگر وہ اپنے تعاقب سے باخبر ہو گیا تو پھر تو وہ کوئی انتظام کر کے ہی باہر نکلے گا، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں ہمیں اسے ہیڈ کوارٹر ہی سے اغوا کرنا چاہیے۔ روہت نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کا انہوں نے خاطر خواہ بندوبست کیا ہوگا، وہاں پہ حملہ کرنے کی صورت میں ہمارا بہت جانی نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ اسے باہر گھیرنے کی صورت میں ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں۔ دوسرے تعاقب سے باخبر ہونے کی صورت میں انہیں اب تک ہمارے آدمی کو گھیر لینا چاہیے تھا، اور اگر بالفرض وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے تھے تو یاد رکھنا وہ اکیلا باہر نہیں نکلے گا، اور اگر نکلا تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے ہی نکلے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں فوراً اطلاع مل جائے گی، کیونکہ اس کے نکلنے کے بعد بھی ہم اپنا ایک آدمی ان کے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی پر مامور رکھیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے سر۔ روہت نے کہا، خیال رہے کوئی بھی آدمی گھنٹے سے زیادہ نگرانی پر مامور نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کو مسلسل اپنے ٹھکانے کے گرد گھومتے دیکھ کر وہ چونک سکتے ہیں۔ رندھیر نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں سر ہلایا، جی سر، اور روہت اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گیا۔ وہ عاطف کو قابو کرنے کا بے داغ پلان سوچنا چاہ رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد فلائی اوور کے قریب دھماکات۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں، مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا، بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے، پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔